Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem which is written by William Cooper and the poem name is On the Receipt of My Mother's Picture. This poem is in BA second student syllabus of MDS University. William Cooper lifespan is 1731 to 1800 and this poem published in 1798 in first, and then Cooper was a forerunner of romantic poetry. Anne Boredom was a cousin of William Cooper and the cousin Anne Boredom given him a picture of his mother. So let's start. ये जो हमारी पोएम है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ये विलियम कूपर ने लिखी है. ये रोमांटिक पोइट्री के फोररनर पोइट माने जाते हैं. ये पोएम पब्लिश 1798 में हुई थी फर्स्ट टाइम और इनकी जो कज़न थी एन बॉर्डम, उन्होंने इनकी मदर की पिक्चर इनको दी थी when he was in his 58 years. ठीक है, जब ये 58 years के थे उस टाइम इनकी कज़न ने इनको इनकी मदर के पिक्चर दी थी. इनकी मदर की डेथ हो चुकी है. जब ये 6 साल के थे तो इनकी मदर की डेथ हो चुकी थी. अब इन्होंने 58 की एज में इस पिक्चर को देखा, देन इन्होंने पोएम लिखी है. अपनी कुछ जो मेमोरीज़ थी अपनी मदर के साथ या अपना जो सोरोफुल जो भी इनका टाइम था वो इन्होंने इस पूरी पोएम में लिखा है. चलो हम स्टार्ट करते हैं पोएम का टेक्स्ट. ये पोएम बड़ी है, हम इसको 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे. चलो. Oh, that those lips had language, life has passed with me but roughly since I heard the last. स्टार्टिंग में जो हमारा पोएट है विलियम कूपर, उसको इसकी जो कज़न है एन बॉन्डम, इन्होंने एक पिक्चर दी है मदर की और इस पिक्चर को वो सामने रखकर उसको इमेजिन कर रहे हैं, उसको अलाइव मान रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं ओ दैट दोज लिप्स हैड लैंग्वेज, कि मेरे को अभी भी वो लैंग्वेज याद है अपने मदर की. और देखो इन लिप्स पे जो ये लैंग्वेज नज़र आ रही है. लाइफ हैज़ पास्ड विद मी बट रफली सिंस आई हर्ड द लास्ट. मेरी लाइफ गुजर तो रही है तुम्हारे बिना माँ, मेरी लाइफ गुजर तो रही है पर बहुत रफली, इसमें कुछ भी एक्साइटमेंट और अच्छा नहीं है. ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि इनकी कज़न ने इनको अपनी इनकी मदर की फ़ोटो दी है. ये अपनी मदर की फ़ोटो को सामने रख के जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, इनके इमोशंस हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं. इनकी मदर की जो पोर्ट्रेट है उससे ये इनडायरेक्टली बातें कर रहे हैं उसको अलाइव मान के. तो वो यही कर रहे हैं स्टार्टिंग की लाइन में, ओ दैट दोज लिप्स हैड लैंग्वेज, लाइफ हैज़ पास्ड विद मी बट रफली सिंस आई हर्ड द लास्ट. कि मैंने तुमको कब सुना था लास्ट में, मुझे अभी भी तुम्हारी वो लैंग्वेज याद है. मेरी लाइफ गुजर तो रही है बहुत रफली गुजर रही है. मतलब तुम्हारे बिना इस लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है. देन बात कर रहे हैं, दोज लिप्स आर दाइन दे ओन स्वीट स्माइल आई सी द सेम दैट ऑफ इन चाइल्डहुड सॉलेस्ड मी. दोज लिप्स आर दाइन, ये लिप्स जो तुम्हारे फेस पे जो स्माइल है, लिप्स जो है तुम्हारे, वो एज इट इज़ वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे जब तुम अलाइव थी, जब तुम जिंदा थी तो नज़र आते थे. मतलब तुम्हारी जो स्माइल है, लिप्स का मीनिंग यहाँ पे इनडायरेक्टली जो तुम्हारी स्माइल है वो सेम पोर्ट्रेट में भी ऐसी नज़र आ रही है जैसे तुम रियल में स्माइल करती थी. ठीक है, दोज लिप्स आर दाइन दे ओन स्वीट स्माइल आई सी द सेम दैट ऑफ इन चाइल्डहुड सॉलेस्ड मी. ये वैसी है जैसे चाइल्डहुड में मुझे सॉलेस्ड करती थी. मुझे जब तुम इस स्माइल के साथ में मुझे बुलाती थी या मुझे कुछ कहती थी, तो जब उस टाइम जो स्माइल तुम्हारे फेस पे आती थी वो सेम स्माइल अभी तुम्हारी पोर्ट्रेट में है. ठीक है, दोज लिप्स आर दाइन दे ऑन स्वीट स्माइल आई सी द सेम दैट ऑफ इन चाइल्डहुड सॉलेस्ड मी. वॉइस ओनली फेल्स एल्स. बस फ़र्क इतना है कि जो तुम्हारी वॉइस है वो फेल हो चुकी है, क्योंकि जब चाइल्डहुड में ये था और जब इसकी माँ जिंदा थी तो इसको जब वो कुछ बोलती थी तो उसके फेस पे जो स्माइल आती थी वो अभी भी है, एज इट इज़ वो स्माइल उनकी पोर्ट्रेट में भी है. बट जो उनकी वॉइस है वो फेल हो चुकी है. कहने का मतलब अब उनकी माँ की डेथ हो चुकी है, वो जस्ट एक पोर्ट्रेट में स्माइल कर रही है. वॉइस ओनली फेल्स एल्स हाउ डिस्टिंक्ट दे से. अब वो कैसे बोलेगी, अब तुम कैसे बोलोगी इस पोर्ट्रेट में से. ग्रीव नॉट माई चाइल्ड चेस ऑल दे फियर्स अवे. बट तुम मुझे इनडायरेक्टली बोल रही हो, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तुम्हें अलाइव मान के कि तुम मुझे बोल रही हो ग्रीव नॉट माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम दुख मत करो. ग्रीव नॉट माई चाइल्ड चेस ऑन ऑल दे फियर्स अवे. तुम्हारे सारे दुखों को तुम
दूर कर दो, तुम्हारा जो भय है, जो फियर है तुम्हारे में, उन सबको तुम दूर कर दो। ऐसा इमेजिन कर रहा है हमारा जो पोएट है विलियम कूपर, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि जो पोर्ट्रेट है वो उसको बोल रही है, वो उसको कंसोलेशन दे रही है कि तुम मेरे बच्चे ग्रीफ मत करो, दुख मत करो, और जो तुम्हारे अंदर जो भी डर है, जो भी भय है, उसको तुम अपने से दूर कर दो। Grieve not, my child, chase all their fears away, the meek intelligence of those dear eyes। और जो तुम ये सब बोल रही हो, जो तुम्हारे, जब मैं बचपन में था और तुम जिंदा थी, जो तुम्हारे बहुत शाइनिंग जो आईज़ थी, है ना, जब तुम कुछ बोलती थी, जो मीक इंटेलिजेंस थी तुम्हारी आईज़ में, वो मुझे अभी उस पोर्ट्रेट में भी नज़र आ रही है। द मीक इंटेलिजेंस ऑफ दोज डियर आईज़, blessed be the art that can immortalize the art that baffles time's tyrannic claim to quench it। फिर आपके ब्रैकेट में 2 लाइन लिखी हुई है, blessed be the art that can immortalize the art that baffles time's टैनिक क्लेम टू क्वेंच इट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं पोइट कि ये जो इमोर्टलाइज आर्ट जिसने भी बनाया है वो इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी माँ खुद जिंदा मेरे सामने बैठी है और मुझे सांत्वना दे रही है कि मेरे बच्चे तुम दुख प्रकट मत करो, तुम अपने दुखों को दूर कर दो, तुम अपने जो भी डर है उनको निकाल दो। तो ये किसका कमाल है? ये जिसने भी ये आर्ट, ब्यूटीफुल आर्ट बनाया है, इमॉर्टल आर्ट बनाया है, उसका कमाल है। देन क्या बात कर रहे हैं, हियर शाइन ऑन मी स्टिल द सेम। और ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी शाइन कर रही हो मेरे लिए, स्टिल द सेम, वैसे ही जैसे तुम जिंदा थी तब करती थी। देन फेथफुल रिमेम्बरेंस ऑफ वन सो डियर, ओ वेलकम गेस्ट दाउ अनएक्सपेक्टेड हियर। फेथफुल रिमेम्बरेंस, मुझे अभी भी तुम्हारा वो रिमेम्बरेंस याद है, वो चीज़ें याद है। द फेथफुल रिमेम्बरेंस ऑफ वन सो डियर, ओ वेलकम गेस्ट दाउ अनएक्सपेक्टेड हियर। और मैं तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स आ रही है, जो भी लव है, वो मुझे सब याद है। मेरी मेमोरीज मुझे जो है वो अब उनका एक तरह से मैं गेस्ट के जैसे वेलकम कर रहा हूँ, वो मुझे 1 बाय 1 याद आती जा रही है, क्योंकि वो पोर्ट्रेट को देख के अपनी माँ को याद ही तो कर रहा है। तो वो कह रहा है फेथफुल रिमेम्बरेंस ऑफ वन सो डियर, मुझे बार बार तुम्हारी याद आ रही है। ओ वेलकम गेस्ट दाउ अनएक्सपेक्टेड हियर, और मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड वे में। देन क्या बात कर रहा है, हु बिडस्ट मी ऑनर विद एन आर्टलेस सॉन्ग अफेक्शनेट अ मदर लॉस सो लॉन्ग। फिर अपनी माँ से वो पूछ रहा है, हु बिडस्ट मी ऑनर विद एन आर्टलेस सॉन्ग, कौन मुझे आर्टलेस सॉन्ग, मतलब कोई जब उसकी माँ बचपन में उसे कुछ गाना सुनाती थी तो वो कह रहा है कि अब मुझे ऐसा कौन है जो मुझे ऑनर करेगा कोई आर्टलेस सॉन्ग से, मतलब मुझे कौन लोरी सुनाएगा, मुझे कौन कुछ सुनाएगा, है ना। अफेक्शनेट अ मदर लॉस सो लॉन्ग, मैंने अपनी माँ को खो दिया जो ये सब कर सकती थी, ये सब सिर्फ माँ कर सकती थी। एक आर्टलेस सॉन्ग अपनी माँ के गाने के लिए उसने बोला है, ये सब सिर्फ माँ कर सकती थी, बट अब वो कौन करेगा। हु बिडस्ट मी ऑनर विद एन आर्टलेस सॉन्ग अफेक्शनेट अ मदर लॉस सो लॉन्ग, I will obey not willingly alone but gladly as the precept were her own। वो कह रहा है I will obey, मैं तुम्हारी बात को हमेशा obey करूँगा, gladly alone नहीं, जबकि मैं gladly हर खुशी से तुम्हारी हर बात को मानूंगा, है ना। तुम मुझे जो भी बोलो, है ना। I will obey not willing alone but gladly as the precept were her own, and while that face renews my filial grief, fancy shall weave a charm for my relief। वो कह रहा है कि मैं जो है आपकी हर बात को मानूंगा, हर बात को ओबे करूंगा ग्लैडली, अगर तुम सच में अगर मेरे सामने आके मुझे कुछ बोलो। एंड वाइल दैट फेस रिन्यूज माई filial grief, fancy shall weave a charm for my relief। और क्या होगा, वाइल दैट फेस रिन्यूज, मेरा जो फेस है उसमें जो भी दुख आएंगे वो रिन्यू हो जाएंगे, है ना। रिन्यूज माई फिलहाल ग्रीफ, फैंसी शेल वीव अ चार्म फॉर माई रिलीफ। और तुम मेरे लिए उन दुखों को दूर करने का काम करोगी, मुझे रिलीफ दोगी उन दुखों से, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आओगी तो मुझे उन दुखों से रिलीफ मिल जाएगा। Shall strip me in Elysian review and a momentary dream that thou art she। Shall strip me in Elysian, ये Elysian जो जगह है, it is a place where the pure souls are lives after their death। सो ये एक जगह का नाम है जहाँ पे आत्माएं रहती है अपनी डेथ के बाद। तो ये कह रहा है, क्या बोल रहा है,
And while that face renews my filial grief, fancy shall weave a charm for my relief, shall steep me in else in review, a momentary dream that thou art she. कि अब तुम उस जगह पे पहुंच चुकी हो जहाँ पे प्योर आत्माएं रहती है ना, अब तुम वहाँ रहती हो। ए मोमेंट्री ड्रीम, तुम मेरे लिए एक सिर्फ ड्रीम की तरह बन गई हो जिसका सिर्फ मैं सपना ले सकता हूँ। दैट दाउ आर्ट शी, और अब तुम्हारी सिर्फ आर्ट मेरे पास है, आर्ट इन द सेंस तुम्हारी पोर्ट्रेट मेरे पास है। तुम उस जगह पे हो, एलिसन वाली जगह पे हो जहाँ पे आत्माएं रहती है, जहाँ प्योर सोल्स रहती हैं, वहाँ तुम हो। और अब तुम्हारी सिर्फ एक पोर्ट्रेट मेरे पास है ना, तुम एक ड्रीम के जैसी मेरे लिए हो गई हो। देन क्या बात कर रहा है, माई मदर व्हेन आई लर्न दैट दाउ वाज डेड। अब इस पैराग्राफ में ये अपनी माँ से कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि माँ, जब मैं छोटा था तो मैं जब रोता था तो तूने कभी मुझे देखा या मुझे ऐसा किया क्या? ये सारे क्वेश्चन इसमें कर रहा है। कैसे कर रहा है? माई मदर व्हेन आई लर्न दैट दाउ वाज डेड, कि जब मैंने सुना या जाना कि तू मर चुकी है। से वाज दाउ कॉन्शियस ऑफ द टीयर्स आई शेड, तो मैंने आंसू बहाए थे, तूने देखा था क्या? जब मुझे पता चला कि तू मर चुकी है तो मैंने आंसू बहाए, तो तूने देखा क्या उन आंसुओं को? हावर्ड द स्पिरिट और द सोरिंग सन रेज्ड इवन देन लाइफ्स जर्नी जस्ट बिगेन। और क्या तुझे दुख हुआ था अपने उस बेटे की दुख पे? मतलब जब मैं छोटा था और तेरी डेथ हो गई थी तो जब मुझे पता चला तो मैंने आंसू बहाए, तो क्या ये सब देख के तुझे दुख हुआ था? तूने ये देखा था कि जो तेरा बेटा है जिसको तू बहुत बचपन में छोड़कर चली गई है वो रो रहा है, तूने ये सब देखा? देन रेस्ट इवन देन लाइफ्स जर्नी जस्ट बिगन, तूने उस बेटे को देखा जिस बेटे की जर्नी जस्ट बिगन हुई थी, जिसकी जर्नी जस्ट शुरू हुई थी। इन द सेंस कि अभी जो तेरा बेटा है वो बचपन में जब छोटा था उसकी जर्नी जब शुरू हुई थी लाइफ की, तभी तू उसे छोड़कर चली गई। और जब तू उसे छोड़कर गई तो तूने देखा कि वो पीछे से कैसा है, वो कैसा मतलब वो कितना रोया है। फिर खुद ही उसका आंसर भी कर रहा है वो, परहैप्स दाउ गेवस्ट मी दाउ अनसीन अ किस, परहैप्स अ टीयर इफ सोल्स कैन वीप इन प्लेस, कि मैं ये बोल सकता हूँ शायद कि तुझे दुख हुआ होगा और इस दुख के कारण तू रोई भी होगी। अगर आत्माएं रोती है तो तू पक्का रोई होगी। और खुद भी कह रहा है और हो सकता है कोई अनसीन किस तू मुझे अभी भी दे रही है और उस टाइम भी तूने मुझे दिया होगा, मुझे सांत्वना दी होगी, ऐसा ज़रूर हुआ होगा। मतलब पहले तो अपनी माँ से क्वेश्चन कर रहा है कि माँ, जब तू मुझे बचपन में छोड़ गई थी, जब मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो स्टार्ट भी नहीं हुई थी या जस्ट स्टार्ट हुई थी, मतलब मैं अपनी लाइफ में बड़ा होना शुरू हुआ था, उसी टाइम तो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने आपको बताया था कि विलियम कूपर की माँ तब एक्सपायर हो गई थी जब ये 6 साल के थे, तो ये बहुत छोटे थे, उनकी लाइफ की जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई थी। तो ये उसी बात को याद कर रहे हैं कि जब तुम उस टाइम छोड़कर चली गई तो मैं जब रोया, मुझे जो इमोशंस आए, मुझे जो फीलिंग्स आए, क्या तूने उसे फील किया? और उसके बाद में कह रहा है कि क्या ऐसा हुआ था कि तूने उनको फील किया और तुझे ऐसा दुख हुआ हो कि मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया, मैंने उस सन को छोड़ दिया जिसकी लाइफ की जो जर्नी है वो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। फिर वो खुद उसका आंसर भी कर रहा है कि हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ होगा। हो सकता है कि तूने मुझे कुछ अनसीन किस दिया हो, ऐसा किस जो तूने मुझे दिया हो बट मुझे फील नहीं हुआ हो। किस इन द सेंस पर्टिकुलर किस से भी मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि तूने ज़रूर मुझे सांत्वना दी होगी, मुझे चुप करवाया होगा, ऐसा ज़रूर तूने किया होगा। या फिर वो बोल रहा है परहैप्स अ टीयर इफ़ सोल्स कैन वीप इन ब्लिस, और हो सकता है अगर सोल्स रो सकती है, उनको रोने का परमिशन है, तो परहैप्स यू टीयर, तो तुम रोई भी होंगी, तुम्हारे आंखों से आंसू भी निकले होंगे। ओह दैट मैटरनल स्माइल इट आंसर्स यस, आई हर्ड द बेल टोल्ड ऑन द ब्यूरियल डे। ओह दैट मैटरनल स्माइल, फिर वो खुद उस पोर्ट्रेट की तरफ देख के दोबारा कह रहा है कि ये जो तुम्हारी मैटरनल स्माइल वो क्या कर रही है? इट आंसर्स यस, वो बोल रही है कि हाँ बेटा, मैंने ऐसा किया है। मतलब वो पहले तो अपनी माँ से क्वेश्चंस कर रहा है, उनका आंसर फिर खुद ही दे रहा है, और उसके बाद में लास्ट में बोल रहा है कि हाँ, तेरी जो ये स्माइल है पोर्ट्रेट में, तुम्हारी फ़ोटो में जो स्माइल है वो ये बता रही है कि तूने मेरे लिए ये सब किया था। तो ये आंसर दे रही है यस का। ओ दैट मैटरनल स्माइल इट्स आंसर यस। फिर बात कर रहा है आई हर्ड द बेल टोल्ड ऑन द ब्यूरियल डे, वो कह रहा है मैंने सुनी थी वो घंटियाँ जो डेथ वाले दिन बजाई जाती है।
अब अपने वापस अपनी बचपन में अपनी माँ का जो फ्यूनरल का डे है उस पे आ रहा है और बात कर रहा है। आई हर्ड द बेल, मैंने सुनी थी वो घंटियाँ, टोल्ड ऑन द ब्यूरल डे, जब तुम्हारे मरने वाले दिन वो जो चर्च में जो घंटियाँ बजती है लास्ट में उनके ऐसा रिचुअल होगा वहाँ पे, तो वो बेल्स मैंने सुनी थी। आई सॉ द हेयर्स दैट बोर दी स्लो अवे, और मैंने वो गाड़ी भी देखी थी जिसमें तुम्हारी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था। बहुत बहुत पैथेटिक लाइन्स है ये वाली। क्या बोल रहा है वो, आई हर्ड द बेल टोल्ड ऑन दे ब्यूरल डे, मैंने वो घंटियाँ भी सुनी थी जब तुम्हारे फ्यूनरल वाले दिन बजाई जा रही थी, है ना, जहाँ भी चर्च में या जहाँ। आई सॉ द हेयर्स दैट बोर दी स्लो अवे, और मैंने वो गाड़ी भी देखी थी जो स्लोली तुम्हें ले जा रही थी। तुम्हें ले जाने का मीन्स है यहाँ तुम्हारी डेड बॉडी को जो गाड़ी ले जा रही थी वो भी मैंने देखी थी। एंड टर्निंग फ्रॉम माई नर्सरी विंडो ड्रू, और ये सब मैंने अपनी नर्सरी विंडो से देखा था। और मैंने जब ये सब देखा तो मैं ये एक विंडो में था और मैं सब ये चीज़ें देख रहा था। एंड टर्निंग फ्रॉम माई नर्सरी विंडो ड्रू अ लॉन्ग लॉन्ग साई, और फिर ये सब देख के मैं अपनी विंडो से मुड़ गया और मैंने बहुत ज़्यादा रोया। लॉन्ग लॉन्ग साई मतलब मैं एक तरह से पूरा साय से भर गया, है ना। मुझे अ लॉन्ग लॉन्ग साय एंड वेप्ट द लास्ट अड्यू, और मैं तुम्हें जब तक लास्ट फेयरवेल, जब तक तुम मुझे दिखनी बंद नहीं हो गई तब तक मैं बस रोता रहा। मैंने तुम्हें लास्ट बाय बोला, लास्ट फेयरवेल बोला और मैं रोता रहा। बट वॉज इट सच, इट वॉज वेयर दाउ आर्ट गॉन, बट वॉट इट सच, ये सब क्या था। इट वॉज वेयर दाउ आर्ट गॉन, एड्यूज एंड फेयरवेल्स आर अ साउंड अननोन। फिर ये खुद कह रहा है बट वॉट इट सच, क्या ये सब हुआ था। इट वॉज वेयर दाउ आर्ट गॉन, ये अब जो तुम मेरे सामने बैठी हो, मैंने तुम्हें बताया है कि ये फील कर रहा है कि उसकी मदर उसके सामने बैठी है, तो ये बोल रहा है वेयर दाउ आर्ट गॉन, वो सब चीज़ें कहाँ गई, वो जो ये अब है एक तुम पोर्ट्रेट में आ गई हो। देन बात कर रहा है एड्यूज एंड फेयरवेल्स आर ए साउंड अननोन। अब इसने ये जो दो वर्ड लिखे हैं एड्यूज एंड फेयरवेल्स, इनका मतलब यही है लास्ट बाय। तो ये कह रहा है कि ये जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत गंदे हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि ये वर्ड्स बहुत गंदे हैं। मतलब ये किसी को बोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब वर्ड्स हैं। साउंड अननोन का मीनिंग यहाँ यही बोलना चाह रहे हैं कि ये बहुत दुखी वाले वर्ड्स हैं। एड्यूज एंड फेयरवेल्स आर अ साउंड अननोन, मे आई बट मीट दी ऑन दैट पीसफुल शोर, क्या मैं तुम्हारे से दोबारा मिलूँ उस पीसफुल शोर पे, एक किनारे पे, और मैं ये जो ऐसे वर्ड्स हैं उनको कभी भी अटर नहीं करूँगा, अगेन नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट लाइन में ये यही बोल रहा है मे आई बट मीट दी ऑन द पीसफुल शोर, द पार्टिंग साउंड शेल पास माई लिप्स नो मोर। द पार्टिंग साउंड कौन से वर्ड हो गए जो हमें पार्ट कर देते हैं, फेयरवेल, बाय बाय, एड्यूज, ये सारे वर्ड्स पार्टिंग वर्ड्स हैं। तो ये यही कह रहा है इन तीन लाइन में, एड्यूज एंड फेयरवेल्स आर अ साउंड अननोन, कि ये जो दो वर्ड्स हैं एड्यूज एंड फेयरवेल, ये मेरे लिए साउंड्स अननोन है, मतलब मुझे ये वर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल सुहाने वाले नहीं हैं, ये सुकून देने वाले वर्ड्स नहीं हैं। मे आई बट मीट दी ऑन दैट पीसफुल शोर, क्या मैं तुम्हारे से एक बार उस पीसफुल शोर पे दोबारा मिलूँ। फिर बोल रहा है द पार्टिंग साउंड शेल पास माई लिप्स नो मोर, और अब मिलूँगा तो मेरे जो ये पार्टिंग वर्ड्स हैं फेयरवेल और एड्यूज, ये कभी भी मेरे मुंह से दोबारा नहीं निकलेंगे, है ना। द पार्टिंग साउंड शेल पास माई लिप्स नो मोर, मेरे होठों से ये वर्ड दोबारा नहीं निकलेंगे। देन नेक्स्ट स्टेंजा में बात कर रहा है द मैडन्स ग्रीव्ड देमसेल्व्स एट माई कंसर्न, और जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तब क्या हुआ था। द मैडन्स ग्रीव्ड देमसेल्व्स एट माई कंसर्न, मुझे कंसर्न करने वाली जो तुम पीछे अपनी मैडन्स छोड़कर गई थी। मैडन्स का मतलब यहाँ हो सकता है कि जो उसके रिलेटिव्स थे वो उसे सांत्वना दे रहे थे, वो एक बच्चा है छोटा, उसकी माँ की डेथ हो चुकी है तो वो उसे सांत्वना दे रहे हैं। तो यहाँ पोएट अपनी माँ की जो पोर्ट्रेट है उसको बता रहा है कि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, जो वो रिलेटिव्स थे, जो मेडन्स थी, जो तुम्हारी नौकरानियाँ थी, वो मुझे कंसर्न कर रही थी। और क्या बोल रही थी कंसर्न में, देखो, द maidens graved themselves at my concern of gave me a promise
ऑफ अ क्विक रिटर्न, और वो मुझे प्रॉमिस कर रही थी कि तुम जल्दी लौट कर आ जाओगी, है ना। द मेडन्स ग्रेव्ड देमसेल्व्स एट माई कंसर्न ऑफ गेव मी प्रॉमिस ऑफ अ क्विक रिटर्न, कि तुम जल्दी लौट कर आ जाओगी, ऐसा मुझे तुम्हारी जो मेडन्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो बोल रही थी कि बेटा रो मत, तुम्हारी माँ जल्दी लौट कर आएगी। फिर बात कर रहा है, वॉट ऑलरेडी आई विश्ड आई लॉन्ग बिलीव्ड, मैं कितना स्टूपिड था कि मैंने इन सब बातों को मान लिया, है ना। ये यही बोल रहा है, वॉट ऑलरेडी आई विश्ड आई लॉन्ग बिलीव्ड, कि मैंने लंबे समय तक इस बात पे बिलीव किया कि शायद तुम लौट कर आ जाओगी। फिर बोल रहा है, एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल, और अभी तक मैं उस चीज़ को लेकर निराश हूँ, मुझे अभी तक जो मेरा बिलीव है वो पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी तक उस चीज़ को लेकर दुखी हूँ क्योंकि तुम अभी तक लौट कर नहीं आई हो। आई एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल वॉज स्टिल डिसीव्ड, और अभी भी ऐसा लग रहा है स्टिल डिसीव्ड, कि अभी भी मुझे धोखा मिल रहा है। उस टाइम भी मुझे धोखा मिला क्योंकि तुम्हारी जो रिलेटिव्स हैं, जो तुम्हारी नौकरानियाँ थी, जो तुम्हारी मेडन्स थी, वो सब मुझे कंसोल कर रही थी, कंसर्न कर रही थी कि तुम्हारी माँ वापस लौट कर ज़रूर आएगी। बट उस टाइम मैं बहुत स्टूपिड था और मैंने इस चीज़ पे बिलीव किया कि शायद जो माँ है वो लौट कर आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ, मुझे बस धोखे में रखा गया और अभी तक वो धोखा चल रहा है और अभी भी मैं स्टिल डिसअपॉइंटेड, अभी भी उस बात को लेकर मैं निराश हूँ। बाय डिसअपॉइंटमेंट एवरी डे बेगल्ड ड्यूप ऑफ टुमारो इवन फ्रॉम अ चाइल्ड, और इस डिसअपॉइंटमेंट से मैं हर दिन एक भोला भाला और पागल सा बन जाता हूँ। ड्यूप ऑफ टुमारो इवन फ्रॉम अ चाइल्ड, और हमेशा ये सोचता हूँ शायद वो दिन कल आएगा जब मेरी माँ लौट कर आए, शायद वो दिन कल आएगा, बट ऐसा कभी नहीं हो रहा है। देन बात कर रहा है, दस मैनी अ सैड टुमारो केम एंड वेंट, और ऐसे करते करते इतने सारे दिन बीत गए, बहुत सारे टुमारो आए और चले गए। कहने का मतलब, जब तुम्हारी रिलेटिव्स है, तुम्हारी मेडन्स है, उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ लौट कर आएगी, और मैंने इस चीज़ पे बचपन से ही बिलीव किया क्योंकि मैं उस टाइम स्टूपिड था, और वो बिलीव मुझे कभी मेरा पूरा हुआ नहीं। मैं अभी भी डिसअपॉइंटमेंट में हूँ उस चीज़ को लेके, और हमेशा मैं यही सोचता था शायद ऐसा दिन कल आएगा कि मेरी माँ लौट कर आएगी, टुमारो ऐसा होगा, टुमारो ऐसा होगा, बट ऐसे बहुत सारे टुमारो आए भी और गए भी गए। मैं एक भोला बन के रह गया, मुझे कभी भी तुम नहीं मिली। दस मैनी अ सैड टुमारो केम एंड वेंट टिल ऑल माई स्टॉक ऑफ इन्फेंट सोरो स्पेंड, अब तो मेरे जो इन्फेंट के सोरो हैं, बचपन के जो दुख था वो गुजर भी गया, है ना। अभी तक मुझे वो टुमारो नहीं आया मेरा, बट जो मेरे इन्फेंट सोरो हैं वो सारे स्पेंट हो गए हैं। आई लैंड एट लास्ट सबमिशन टू माई लॉर्ड बट दाउ आई लेस डिपोल्ड द नेवर फॉरगेट, आई लैंड एट लास्ट सबमिशन टू माई लॉर्ड, अब मुझे फाइनली लग रहा है कि ये मेरा सबमिशन है। अब मैं कैसे बिलीव करूँ कि तुम आओगी। पहले तो वो अपनी माँ को रियल मान रहा है, उसके बाद में वो डिसअपॉइंट भी हो रहा है क्योंकि उसकी माँ तो अब पोर्ट्रेट में है, उसकी माँ अलाइव नहीं है, वो ये रियलिटी तो वो जानता है, तो वो दुखी होके, पैथेटिक होके ये चीज़ बोल रहा है। आई लैंड एट लास्ट सबमिशन टू माई लॉर्ड बट दाउ आई लेस्ट डिपॉल्ड दी नेवर फॉरगेट, ओ माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, ये चीज़ें लास्ट में बोल रहा है। यहाँ हमने आज 45 लाइन्स इस पोएम की कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी लाइन कंप्लीट करेंगे। हमारी जो पोएम थी बहुत ही पैथेटिक पोएम थी। जो हमारा राइटर है उसकी माँ की डेथ हो चुकी है जब वो 6 साल का है, और जब वो 58 ईयर्स का हुआ तब उसे उसकी माँ की पोर्ट्रेट मिली है, उसकी कज़िन ने पोर्ट्रेट दी है, और वो उस पोर्ट्रेट को सामने रख के ये पोएम लिख रहा है और अपनी जितनी भी फीलिंग्स और इमोशंस है उनको अपनी पोएम के थ्रू बता रहा है। ये बहुत पैथेटिक पोएम है। इसमें वो माँ से क्वेश्चन भी कर रहा है, माँ को अलाइव भी मान रहा है, माँ से बातें कर रहा है, माँ को बोल रहा है क्या तुमने कभी अपने बच्चे पे ध्यान दिया, मैं जब रोया मैंने तुम्हें देखा, है ना, जब तुम लास्ट में जा रही थी मैंने वो घंटियाँ भी सुनी, मैंने उस गाड़ी को भी देखा जिसमें तुम्हारी डेड बॉडी जा रही थी। तो ये बहुत सारी पैथेटिक लाइन्स इसने लिखी है। सो नेक्स्ट हम कल की वीडियो में बात करेंगे इसकी नेक्स्ट पोएम पे, 1 बाय 1 स्टेंजास को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।